हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो कल हमने देखा था टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमरफस सॉलिड्स के बारे में कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उनके एग्जांपल्स हमने देख लिए थे। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं अमरफस सॉलिड्स के कुछ यूजेस देखने वाले हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द बाइंडिंग फोर्स। ठीक है, पहले हम देख रहे हैं यूजेस ऑफ अमरफस सॉलिड्स। तो पहला यूज यहाँ पे क्या है कि इनऑर्गेनिक ग्लास जो होता है वो एक अमरफस सॉलिड होता है और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, लेबोरेटरी के अंदर कंटेनर्स बनाने के लिए। टू मेक लेबोरेटरी वेयर्स एंड सम हाउस वेयर्स। ठीक है, दूसरा यूज यहाँ पे क्या हो गया कि जो अमरफस रबर है, रबर किसका एग्जांपल होता है, अमरफस सॉलिड का। यूज टू मेक टायर्स शू सोल एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे जो इंपॉर्टेंट है अमरफस सिलिका। ठीक है, अमरफस सिलिका का यूज कहाँ पे किया जाता है, फोटोवोल्टाइक सेल में। इन फोटोवोल्टाइक सेल्स में। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, विच कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये है अमरफस सॉलिड्स के कुछ यूज होते हैं। अमरफस सॉलिड का एग्जांपल हो गया इनऑर्गेनिक ग्लासेस जो होते हैं अमरफस सॉलिड हैं। उनका यूज कहाँ पे होता है, हाउस वेयर्स है, लेबोरेटरी के अंदर जो कंटेनर्स होते हैं, बीकर टेस्ट ट्यूब वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे जो रबर होता है उसका टायर्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। और जो अमरफस सिलिका होती है उसका यूज फोटोवोल्टाइक सेल में किया जाता है, जो कि सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ constituent particle and the binding force। ठीक है, तो देखो कल ही हमने देखा था जितने भी सॉलिड्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने हैं। उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम ऐसे सर्किल से या स्फीयर से हम उनको दिखा रहे थे 3D में अगर बात करें। ठीक है, तो अब देखो आज हम बात करेंगे, कल हमने देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज रहते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का नेचर क्या है। ठीक है, यानी कि वो कोई एटम है या आयन है या फिर मॉलिक्यूल है। ठीक है, दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में जो बाइंडिंग फोर्स है, ठीक है, इसका नेचर क्या है, ये कौन सा फोर्स है। ठीक है, इस बेसिस पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो पहली टाइप यहाँ पे कौन सी है, आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, आयनिक के बाद में दूसरी है यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।
तीसरा है यहाँ पे कोवेलेंट सॉलिड्स, और फोर्थ है यहाँ पे मेटेलिक सॉलिड्स। ठीक है, तो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड्स के बारे में। ठीक, पहला पॉइंट हम यहाँ पे बात करें कैसे हम इनको डिफाइन करें कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का नेचर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर ऑफ, पहला पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आयनिक सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, क्या बोल सकते हैं, कैटायंस एंड एनायन। कैटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, और एनायंस क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। ठीक है, अब दूसरा हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे जो आयंस होते हैं आयनिक सॉलिड में, उनमें यहाँ पे जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो कौन सा होता है, बाइंडिंग फोर्स यहाँ पे, बाइंडिंग फोर्स होता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे हैं, आयंस हैं, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज। अगला इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब अगला यहाँ पे अगर हम आयनिक सॉलिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो यहाँ पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से हमें पता है ये क्या मिलेंगे, काफी हार्ड मिलेंगे। ठीक है, तो अगली यहाँ पे प्रॉपर्टी आयनिक सॉलिड्स की क्या होगी कि ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, अगर यहाँ पे बाइंडिंग फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग है तो काफी हार्ड है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, काफी हाई होगा। ठीक है, अगला इनकी कंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर ये होते हैं इंसुलेटर। ठीक है, और अपनी मोल्टन फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, ये कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स होने की वजह से आयंस मूव नहीं कर पाते हैं, और आयंस अगर मूव नहीं कर पाएंगे तो वहां पे कोई भी कंडक्शन नहीं होगा और वो वाला सॉलिड क्या होगा, इंसुलेटर होगा। ठीक है, लेकिन अगर वही आयनिक सॉलिड अपनी मोल्टन फॉर्म में आता है तो क्या होता है, जो बॉन्ड होते हैं वो वीक हो जाते हैं और जो आयंस है वो क्या कर जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं, और इन आयंस की मूवमेंट की वजह से क्या हो जाता है, ये कंडक्टर बन जाते हैं। आ गया समझ में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो गया, जितने भी आयनिक सॉलिड हैं जैसे कि NaCl हो गया, CaF2 हो गया, ठीक है, CaCl2 हो गया, ये सारे क्या है, आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, क्लियर है, ये सब था आयनिक सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद में अगला यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। इसको रफ कर रही हूँ अभी। ठीक है, तो जैसे कि नाम से ही दिख रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल होगा। अब जो मॉलिक्यूल है वो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, और कोई ऐसा मॉलिक्यूल भी हो सकता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता हो। ठीक है, तो इस वजह से मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे क्या है, पोलर। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो उस सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन पोलर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर
सॉलिड, ठीक है। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो जैसे देखो नाम से दिख रहा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सीपी का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे क्या होगा, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे कि हो गया SO2 हो गया, HCl हो गया, ये सारे किसके एग्जांपल है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के, ठीक है। ऐसे अगर नॉन पोलर की बात करें तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा कौन सा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर कौन से हो गए, जैसे H2 हो गया, ठीक है, CO2 हो गया, ठीक है, CH4 हो गया, CCl4 हो गया, ये सारे क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। ऐसे H बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्डेड कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन एटम एक स्मॉल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में अटैच होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया यहाँ पे HF, HF में क्या है, हाइड्रोजन जो है एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में अटैच है, ठीक है। और इसका साइज भी क्या होना चाहिए, दूसरी कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, स्मॉल साइज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऐसे दूसरा एग्जांपल क्या हो गया यहाँ पे, NH3 हो गया, ठीक है, H2 हो गया। इनमें क्या है, हाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल एटम हाइड्रोजन के साथ में अटैच है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे नाइट्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। और यहाँ पे जो पार्टिकल के बीच में, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कौन सा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अब देखो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल हो गए, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा, जो बाइंडिंग फोर्स होगा, जो बाइंडिंग फोर्स होगा वो कैसा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल है तो इनके बीच में, पोलर पोलर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और देखो इसके बारे में हम पिछली क्लास में 11th क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, ठीक है। ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, वीक लंडन फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब देखो जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो इस वजह से ये ज्यादा हार्ड नहीं मिलेंगे। ये वाले जो सॉलिड्स हैं वो कैसे मिलेंगे, सॉफ्ट मिलेंगे, ठीक है। और ये तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल फोर्स होता है, तो ये तो क्या मिलेंगे, काफी ज्यादा सॉफ्ट मिलेंगे, ठीक है। और ये वैसे तो सॉफ्ट ही होंगे लेकिन इनसे थोड़े हार्ड होंगे, क्या बोल सकते हैं, इनको भी सॉफ्ट ही होंगे, ठीक है। ऐसे इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सॉफ्ट होने की वजह से, वीक इंटरेक्शन होने की वजह से लो होगा, इनका क्या होगा, वेरी लो होगा, और ये क्या होगा, इनका भी लो होगा, ठीक है। अगले ये तीनों के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस नहीं होता है मूव करने के लिए, इसलिए ये सारे के सारे क्या होते हैं, तीनों के तीनों इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, तीन टाइप है, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। उनकी प्रॉपर्टीज हमने कुछ पढ़ी है कि उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा होता है, बाइंडिंग फोर्स कौन सा होता है, उनका नेचर कैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, क्या वो कंडक्टर होते हैं या फिर इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। तो ये था मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, ठीक है। अगला सॉलिड यहाँ पे कौन सा है, कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। अगला सॉलिड यहाँ पे कौन सा है,
कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, तो जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, कोई भी एटम। ठीक है, अगला हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट वही अपना क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कोवेलेंट सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, कोई भी एटम। ठीक है, अगला यहाँ पे बाइंडिंग फोर्स कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में ये जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या हो गया कि कोवेलेंट फोर्स होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या मिलता है, हाई मिलता है। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे एक एक्सेप्शन यहाँ पे है, जैसे कि अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ठीक है, कार्बन से मिलके बना है। ठीक है, हर एक कार्बन यहाँ पे 3 कार्बन से जुड़ा रहता है। हर एक कार्बन यहाँ पे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से। ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा है, 3। यानी कि यहाँ पे जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन जो होता है उसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पे यूज हुए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, और एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन के पास में क्या है, फ्री। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो ग्रेफाइट होता है ये क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया, कोवलेंट सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, कोई भी एटम, जैसे कि हमने ग्रेफाइट लिया या फिर डायमंड ले लिया, इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, कार्बन है जो कि एक एटम है। ठीक है, अगला इनके बीच में जो फोर्स होता है, कौन सा फोर्स होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट फोर्स। अगला जो कोवलेंट फोर्स होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, वो क्या होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये वाले सॉलिड हार्ड पाए जाते हैं, हार्ड होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा ज्यादा होता है। और अगला इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस ना होने की वजह से ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन यहाँ पे है, ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है उसमें हर एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच रहता है, यानी कि हर एक कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज होता है और उनके पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कोवलेंट सॉलिड के एग्जांपल यहाँ पे क्या हो गए, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया, ये सारे के सारे क्या है, कोवलेंट सॉलिड्स के एग्जांपल। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा है, कोई भी एटम यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे, अगला यहाँ पे टाइप है मेटेलिक सॉलिड्स। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में। अगली टाइप यहाँ पे कौन सी है, मेटेलिक सॉलिड्स। ठीक है, तो देखो जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो अपने यही होता है। ठीक है, तो देखो जितने भी मेटल हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, तो सोडियम मेटल के अंदर क्या होगा, काफी सारे सोडियम सोडियम एटम्स होंगे। ठीक है, अब अपने को देखो पता है कि जो सोडियम एटम होता है, सोडियम जो मेटल होता है या जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से क्या होता है, ये इजीली अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे सोडियम है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 281 होता है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को ये इजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद में यहाँ पे क्या बच गया, पॉजिटिव। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, पॉजिटिव बच गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव। ठीक है, ये भी क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में जो स्पीसीज बच गई उसको हम क्या बोलते हैं, कैर्नल्स। उनको हम क्या बोलते हैं, कैर्नल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो स्पीसीज बच गया अपने को, उसको हम क्या बोलते हैं, कैर्नल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, सोडियम मेटल है और इसमें सारे सोडियम एटम्स हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है, एक तो अपना मेटल आयन है और अगला क्या है, अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से हो गए, मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे कौन से हो गया, मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगला यहाँ पे जो बाइंडिंग फोर्स होता है मेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर, मेटेलिक सॉलिड के अंदर, उस वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, देखो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इस वाले फोर्स को, इस वाले इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड क्या हो गया, इट इज द फोर्स that holds two ions together in a metal। ठीक है, तो इस वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। अब जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो भी क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये क्या पाए जाते हैं, काफी हार्ड पाए जाते हैं, या इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफी हाई होता है। ठीक है, अगला देखो इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो चाहे मोल्टन फॉर्म में हो। इसलिए क्या होता है, सॉलिड या मोल्टन कोई भी फॉर्म हो, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पे क्या हो गया, जितने भी मेटल्स हैं, एलॉयज हैं, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, मेटेलिक सॉलिड्स के। ठीक है, तो मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर देखो क्या हो गया, हमने देखा कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा हो सकता है, मेटल आयन हो सकते हैं और दूसरा या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, अगला बाइंडिंग फोर्स यहाँ पे कौन सा होता है, जो इन आयंस को होल्ड करके रखता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। मेटेलिक बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो मेटल्स हैं काफी हार्ड पाए जाते हैं मेटेलिक सॉलिड, और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी काफी ज्यादा पाया जाता है। अगला फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके पास में हमेशा अवेलेबल होते हैं क्योंकि इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, और लो आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन इनके पास में होते हैं, और ये हर एक फॉर्म में क्या पाए जाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल क्या हो गया, जितने भी मेटल्स हैं, एलॉयज हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, मेटेलिक सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं। तो क्लियर है सबको। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड द बाइंडिंग फोर्स। उसके बेसिस पे हमने चार टाइप पढ़ी है, आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स एंड मेटेलिक सॉलिड्स। सब में पहला पॉइंट अपने को क्या देखना था कि उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, बाइंडिंग फोर्स क्या है, मेल्टिंग पॉइंट उनका कैसा होगा, कम या ज्यादा, वो कंडक्टर होंगे, इंसुलेटर होंगे, उनके एग्जांपल्स ये आज हमने किए हैं। ठीक है, तो क्लियर है सबको। ठीक है, उसके बाद दो टर्म्स और आती हैं जो कई बार पूछ ली जाती हैं। पहली टर्म यहाँ पे क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, और दूसरी फॉर्म यहाँ पे है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आइसो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सेम जैसे हमने पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी सोडियम फॉस्फेट हो गया और ये आर्सेनिक हो गया। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे ये दो सॉलिड्स हैं, ठीक है। अब इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेम है, यानी कि रेशियो यहाँ पे क्या है, सोडियम के 3 पार्ट्स हैं, एक फॉस्फोरस का है, 4 ऑक्सीजन के हैं, ऐसे यहाँ पे क्या है, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जिनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेम है, और जिनका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सेम होगा, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमोर्स बोलते हैं, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमोर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 2 or more solids having same chemical composition and same crystalline structure or geometry are known as isomorph, ठीक है। दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनका केमिकल कंपोजिशन भी सेम है, जो जिनका स्ट्रक्चर भी सेम है, ये क्या बोल सकते हैं, हम इनको आइसोमोर्फस बोलते हैं, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमोर्फिज्म, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, अगर कोई एक ही क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, कोई एक ही क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक क्या होगी कैल्साइट में और दूसरी है एल्गोनाइट में, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका कंपोजिशन सेम है, केमिकल एक ही यहाँ पे कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है, या बोल सकते हैं अलग अलग ज्योमेट्री ये शो करता है अलग अलग कंडीशंस पे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। या हम बोल सकते हैं if a single solid exists in more than one crystalline form, then this phenomena is known as polymorphism, ठीक है। क्लियर है, अगर कोई एक ही क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री को शो कर रहा है, तो उस वाले फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल वाली लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल्स के बारे में, और पर यूनिट में कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स कितना होगा, ये सारा टॉपिक हम करेंगे कल वाले लेक्चर में, ठीक है। तब के लिए ये वाला देखिए आप, ठीक है, ओके, थैंक यू।